नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक बात मन में सदैव उठती है और वो ये है कि आखिर मोदी जी के लिए धरती पर वरदान कौन? हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई वरदान होता है। जनरली लोग कहते हैं कि भई जिस माँ ने जन्म दिया वो वरदान है। कोई कहता है बड़े भाई ने सहयोग किया वो वरदान के रूप में सिद्ध हुए। कोई कहेगा पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री मारी, वो वरदान के रूप में सिद्ध हुए। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल लोगों को आकर्षित करता है और वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन इसका वैसी वर्षा भी है। आभा मंडल क्रिएट करने का, आभा मंडल बनाने का काम भी कोई करता है, जो नेगेटिव तरीके से करता है। गांधी जी भारत में आए थे, बहुत सामान्य से नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको राष्ट्रीय पटल पर रखा। बड़े सालों तक उनकी पब्लिसिटी हुई। जब तक बाल गंगाधर तिलक थे, तब तक तिलक के आगे गांधी मतलब जीरा। और एक बात और कि जब एक एक प्रकरण है जिसमें वीर सावरकर जेल के अंदर हैं, तो उनसे उनका छोटा भाई मिलने जाता है और कहता है कि गांधी जी आपके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को। तो वीर सावरकर कहते हैं गांधी इतना बड़ा हो गया है। यानी कि जब वो जेल में गए थे तब गांधी मतलब नथिंग थे, और जब वो जेल में अंदर थे, लंबा समय बीत गया, तो फिर गांधी तब तक नेता बन चुके थे। क्यों? क्योंकि सावरकर अंदर हो चुके थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जा चुके थे। अब गांधी एक स्वाभाविक सरकार के साथ काम करने वाले व्यक्ति बन गए थे। ऐसे ही तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वो काम किया कि भाई उनको पटल पर रखा। मोदी जी को ऐसा कौन सा वरदान था जिसने ये रखा? मेरा मानना है वरदान के रूप में मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस बन चुकी थी, और कांग्रेस की जो करंट लीडरशिप है, क्यों? क्योंकि 2002 के दंगों के बाद जब 2004 में केंद्र की सरकार बनी, तो केंद्र की सरकार सोनिया गांधी की या मैं कहूँ मनमोहन सिंह की बनी थी, तो अटल जी उस समय मनाली में बैठे थे। मतलब मनाली में छुट्टियाँ बिताने गए थे चुनाव हारने के बाद। वहाँ उन्होंने एक बयान दे दिया था, और उस बयान में उन्होंने कह दिया था कि 2002 के गुजरात के दंगे हार का कारण हो सकते हैं। ये बात अटल जी का कहना, और इधर जो राष्ट्रवादी खेमा था, उसमें खलबली पैदा होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के पूजनीय सरसंघचालक पूज्य सुदर्शन जी ने एक बयान दे दिया। सुदर्शन जी ने उस समय कहा कि गुजरात के दंगों की वजह से अगर चुनाव 2004 का हारते, तो उससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बम्पर वोटों से जीतकर आई है भाजपा, तो प्रभाव वहां पहले दिखना चाहिए था। इतना पूज्य सरसंघ चालक का कहना था कि अटल जी का समय खत्म हो गया था। समय खत्म होने से मतलब कि अटल जी ने कहा कि नहीं, हम समीक्षा करेंगे। उधर वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वेंकैया नायडू जी ने बयान दे दिया कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर पर हम कोई चर्चा करने वाले नहीं हैं। इधर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही थी मुंबई में, और उस मुंबई की बैठक में अटल जी बैठे थे और साथ में वेंकैया नायडू बैठे थे। पत्रकारों ने वेंकैया नायडू से सवाल पूछ लिया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वेंकैया नायडू ने कहा उस समय कि हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर पर कोई चर्चा न की है, न करेंगे। गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और गुजरात में कुछ गलत नहीं हुआ है। अटल जी को ये बात समझ आ चुकी थी, और अटल जी कुछ दिनों बाद ही सक्रिय राजनीति से चले गए। केवल पूज्य सरसंघ चालक का एक बयान और इशारा बिल्कुल साफ था। अब ये वरदान मोदी जी के लिए तो था, लेकिन उसके बाद मतलब 2004 में जब सरकार बनी, तो 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने मोदी जी के पीछे पड़ गई। रोज मीडियाबाजी, रोज न्यूज़बाजी, सब कुछ चल रहा था, और परिणाम ये निकला कि कभी बिल्किस बानो सामने निकल कर आ रहा है, तो वो जाफरी का केस सामने आ रहा है, तो कभी ये कभी वो, बहुत सारे केसेस, केसेस पर केसेस। और मोदी जी की इन्वेस्टिगेशन 12-12, 15-15 घंटे, 2-2, 3-3 दिन उनसे पूछताछ, मुख्यमंत्री रहते हुए। ये जो मोदी जी डटे रहे, मोदी जी लड़ते रहे, और ये कांग्रेस का खेमा उनके खिलाफ बयान देता रहा। ये बयान उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। कांग्रेस के अंदर भी मोदी जी को वरदान कौन-कौन सिद्ध हैं, वो आप दिग्विजय सिंह को उसमें काउंट कर सकते हैं, मणिशंकर अय्यर को काउंट कर सकते हैं। आप सोनिया जी और राहुल जी तो हैं ही हैं, उनको कह ही सकते हैं। आप इस खेमे में कपिल सिब्बल को ला सकते हैं, इस खेमे में सलमान खुर्शीद को ला सकते हैं।
ये वो लोग हैं जो लगातार मोदी जी के खिलाफ बयान देते रहे और बड़े गलत-गलत बयान देते रहे। जितना ये बयान देते, उतना मोदी जी आगे बढ़ते। 2014 में मोदी जी की केंद्र में सरकार बनने के बावजूद कांग्रेस उनके लिए वरदान स्वरूप रही। आज भी कुछ ऐसा ही प्रकरण आया और वो प्रकरण क्या आया? पहले तो गोवा के जो उनका कैंडिडेट है, एक्स नेवी ऑफिसर है, उसने बयान दे दिया कि राहुल जी से उनकी वार्ता हुई है और राहुल जी से वार्ता के समय राहुल जी ने कहा कि गोवा पर तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सफुली लादा गया है। गोवा का अपना इतिहास है 1965 तक और गोवा का अपना इतिहास है कि गोवा अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था और गोवा बाद में भारत सरकार के पास 1965 में आया। हालांकि गोवा पर निर्णय बाकायदा हुआ था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला गया था गोवा विषय लेकर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में गया था, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में गया था। उसके बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया, पहले से भी था। लेकिन ये बयान देना कि गोवा पर फोर्सफुली कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है, ये अपने आप में बड़ा है। दूसरा जो बड़ा बयान सैम पिट्रोडा का आया। सैम पिट्रोडा हम सब जानते हैं कि सैम पिट्रोडा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, मतलब यूपीए की सरकार थी, उस समय बड़े-बड़े पदों पर रहे और खूब बड़े पदों पर है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न में थे, डायरेक्ट सोनिया जी के संपर्क में थे। राहुल बाबा भी उनके उस समय मित्र रहे होंगे। फिर जैसे ही सरकार गिरी तो वो विदेश चले गए, स्वभाव से। जिस देश में भी वो गए जहां कहीं भी वो गए, वहां से बयानबाजी करते ही रहते हैं। आज उन्होंने जो बयान दे दिया कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि भारत में वो एक सर्वे करवाएंगे और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इनकी नीयत अच्छी नहीं है। उस पर हमने कई चैनलों पर डिबेट भी की और उन डिबेटों में मैंने भी कहा कि भाई इनका जो इशारा है वो कुछ ठीक नहीं है। इनका इशारा वक्फ बोर्ड की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बावजूद भारत में वक्फ बोर्ड रह गया, वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टियां आ गई, वक्फ बोर्ड पर और भारत के अंदर की 7-8 लाख स्क्वायर किलोमीटर वक्फ बोर्ड के पास चली गई और 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान भी बन गया। भाई जब 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान से जीरो टॉलरेंस के तहत जीरो प्रॉपर्टी रहनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जीरो ना होकर ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया उसमें भी ये कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको डेड मान लिया जाए, अगर उनके सक्सेसर यहाँ पर हैं तो उनको प्रॉपर्टी दे दी जाए। यानी कि वो 10 भाई में से 8 चले गए, 2 रह गए, वो सक्सेसर हो जाएंगे। बाप 10 चले गए, 2 बेटे रह गए, वो सक्सेसर हो जाएंगे। तो नतीजा तो वही निकला और इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा नेहरू लिया का समझौता किया था कि रोक लो इनको, हम प्रॉपर्टी भी देंगे। ध्यान देने की बात यह है कि प्रॉपर्टी, आप वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टियां मनमोहन सिंह ने जस्ट चुनाव आचार संहिता लगने से एक दिन पहले दे दी थी और ऐसा पूरे देश भर में हुआ। ये इशारा कर रहा है कि आप क्या करना चाहते। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, चलो ठीक है बोल दिया। सैम पिट्रोडा ने उस प्रधानमंत्री जी के उस बयान के 4 कदम आगे एक इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमेरिका में तो है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो अमेरिका के कई राज्यों में उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी 45% तक जाती है उत्तराधिकारी को और 55% सरकार को चली जाती है। ये बयान उनका इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एडवाइजर भी हैं राहुल गांधी के, वो थिंक टैंक भी हैं राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी का जो बयान आ रहा था वो कहीं सैम पिट्रोदा के रास्ते से तो नहीं आ रहा था, इसका क्लैरिफिकेशन सैम पिट्रोदा ने खुद कर दिया। अब इस पर जो सोचने की बात है वो ये है, क्या जो इन्वेस्टमेंट भारत में आता है वो अगर कमाई करता है तो क्या भारत सरकार 55% रोक कर उसको देगी? भारत में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों में जो लोग दिन रात लगकर काम किए हैं, उन्होंने कंपनियों को बड़ा किया गया है, क्या उत्तराधिकार के मामले में 55% सरकार ले लेगी? कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाता है, कुछ साम्राज्य खड़ा करता है, क्या सरकार उसके सक्सेशन पर 55% ले लेगी?
तो ऐसा हो जाएगा तो क्यों कोई काम करेगा? एक बात और यहाँ क्लैरिफिकेशन की है कि यूएस के अंदर सभी राज्यों में एक से कानून नहीं है। उसका कारण है कि यूएस 38 देशों से मिलकर बना है। यानी कि वो जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, जैसे आसियान है, जैसे सार्क है, वैसा एक संगठन है। वो अलग बात है कि उसके पास एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके पास प्रोडक्शन, उसके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और उसके पास डिफेंस है। तो डिफेंस जिसके पास होगी वो अपने आप एक दिखाई देता। तो डिफेंस चूंकि यूनाइटेड स्टेट के पास है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास है, इसलिए स्टेट इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपको अब्राहम लिंकन वाला प्रकरण याद ही होगा कि अब्राहम लिंकन जिस समय राष्ट्रपति बने तो साउथ अमेरिका को ये लगा कि वो अब आज़ाद हो सकते हैं। उन्होंने आंदोलन कर दिए। इब्राहिम लिंकन बड़े दिनों तक समझाते रहे। उसके बाद अब्राहम लिंकन ने फौज लगा दी थी और उसका परिणाम ये निकला था कि लाखों लाख लोग ओवरनाइट मारे गए थे। ये इतना बड़ा जनसंहार संसार में कहीं दिखता नहीं है जितना बड़ा अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ। तो आप सोच लीजिए कि वो देश जो अंदर आ गए हैं वो बाहर जाना चाहते हैं तो जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि उन देशों के पास, उन देशों की जो फोर्स है वो फोर्स केंद्र के पास है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबका मिलकर एक संगठन है, यूनियन है, उसके पास है। इसलिए उनके यहाँ स्टेट लॉज सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं। वो 38 राज्यों से मिलकर बना है। उसमें आज की तारीख में 50 काउंट करते हैं, लेकिन 38 में इसलिए कहता हूँ कि 13 वो राज्य थे जो आजाद हुए थे, बाद में 37 और आकर मिले। तो ये समझ लीजिए कि जब हम उसकी बात करते हैं यूएसए की, तो किसी राज्य में ये संभव है कि हो कोई छोटा-मोटा राज्य हो जिसमें ये संभव हो। लेकिन ये सैम पिट्रोडा का ये कहना कि भारत में भी सक्सेशन ऐसा होगा। अब भारत का कानून जो है वो लेजिस्फेयर है। लेजिस्फेयर से मतलब होता है कि सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा बिज़नेस के मामले में। वो अपना टैक्स तो लेगी, लेकिन बिज़नेस के मामले में नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर सरकार कह सकती है कि मोनोपोली नहीं होने देंगे किसी की, किसी बिज़नेस में मोनोपोली नहीं होने देंगे, बाकी को भी अपॉर्च्युनिटी जाए, कोई मोनोपोली इकट्ठी ना कर ले, ये तो सरकार तय कर सकती है कि भई बाकियों को अपॉर्च्युनिटी मिले। लेकिन सरकार ये कहे कि हम कोई प्रॉपर्टी हम सक्सेशन में सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, 55% ले लेंगे, 50% ले लेंगे। ये भारत में संभव ही नहीं है क्योंकि लेजिस्फेयर की पॉलिसी है। लेजिस्फेयर की पॉलिसी के साथ आज वेलफेयर की पॉलिसी है भारत की, नो डाउट बैलेंसिंग है। लेकिन लेजिस्फेयर का मतलब होता है कि व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आप सोचिए कि जो जमींदार भारत में थे, जो राजे भारत में थे, राजा थे, उन राजाओं से भी भारत सरकार ने प्रॉपर्टी ली तो उनके साथ कोविनेंट साइन किए थे और कोविनेंट साइन करके उनको कॉम्पनसेट किया था। जमींदारों से प्रॉपर्टी वापस ली तो उनको भी कॉम्पनसेट किया था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लैंड सीलिंग लॉज हैं। लैंड सीलिंग मतलब एक क्राइटेरिया तय है कि 12.5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। इससे एक्सेस अगर जमीन है तो वो सरकार ले लेती है, लेकिन बिना कॉम्पनसेशन दिए नहीं लेती है। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए उस समय और ये भी कहा गया कि कॉम्पनसेशन सरकार अपने मन से नहीं देगी, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में ये प्रावधान भी है। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर सरकार को वेलफेयर स्कीम्स के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर वो कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन देगी। और आज तो 4 गुने की बात की जाती है, 4 गुना कॉम्पनसेशन देगी। तो आप सोच लीजिए कि जिस देश में यहाँ तक का कानून हो कि किसी की प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए लेनी है, उसको चाहे कितना ही बड़ा बिलियनियर क्यों ना हो, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा कि आप किसी ने कमा कर रखा, किसी ने बहुत मेहनत करी, किसी ने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, वो रिसोर्सेज आप ले लें और जिनके 15 बच्चे हैं उनको दान कर दें। ये संभव नहीं हो सकता। अच्छा, रिसोर्सेज का इम्बैलेंस आता क्यों है? रिसोर्सेज का इम्बैलेंस का एक मुख्य कारण ये भी है कि घर की परवरिश, घर में वातावरण और घर में बच्चों की संख्या। अब 2 परिवार जिनके पास 10-10 बीघा जमीन हो, एक के 2 बच्चे होते हैं, दूसरे परिवार के 10 होते हैं। तो अगली पीढ़ी में उसको तो 1/2 मिलेगा, लेकिन उसको 1/10 मिलेगा। यानी कि इस परिवार में जिसके 2 बच्चे हैं, उसको 5 गुना वेल्थ मिलेगी। और एक पीढ़ी और वहां हो जाए तो उसको 1% मिलेगा। और इसकी अगली पीढ़ी में 2 से 4 हो जाएंगे, तो ये 25% का वो 25 गुना डिफरेंस आ जाएगा। तो वेल्थ में डिफरेंस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप आबादी ज्यादा बढ़ा रहे हो। आबादी ज्यादा बढ़ाने की वजह से नंबर ज्यादा होगा तो रिसोर्सेज तो उतना ही है। तो क्या इस 25% वाले से प्रॉपर्टी छीन कर
अब वो जो जिसके 25 बच्चे हैं उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। यही तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। और सैम पिट्रोडा जो कह रहे हैं कि सक्सेशन के समय पर 55% संपत्ति सरकार की हो जाएगी, जिससे वो वेलफेयर की स्कीमें चलाएगा, जिससे वो भूमिहीनों को जमीन देगा, जिससे वो घर नहीं है जिनके उनको घर देगा और उनको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या भारत में ये संभव है? और अगर भारत में ये कर दिया गया तो कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? क्यों भारत का व्यापारी भारत में रुकेगा? क्यों सर्विस सेक्टर जो भारत से बाहर काम करने के लिए चला गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएस में कर रहा है, वो क्यों वापस आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि उसकी उसकी तो आगे की पीढ़ी ही खराब हो गई। क्यों नहीं वो ऐसे देश में जाएगा जहां उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति, उसके द्वारा खड़ी की गई कंपनी, उसके द्वारा खड़ा किया गया व्यापार, उसके बच्चे को 100% ट्रांसफर हो। क्या प्रैक्टिकली संभव है? और अगर ये सोच भी रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली संभव छोड़ दीजिए, थ्योरेटिकली भी देश को गर्त में लेकर जाएगा। इसलिए ये जो सैम पिट्रोडा का स्टेटमेंट आया और वो राहुल गांधी की बैकिंग पीछे से किसी और मामले में थी, ये मुझे लगता है कांग्रेस के द्वारा ये इस समय चुनाव के समय पर ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो भाषण आ रहे हैं, ये जो इम्बैलेंस मस्तिष्क आ रहा है, ये 100% मोदी जी के लिए वरदान के रूप में सिद्ध हो रहा है। और अगर कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन की ऐसी नियत है तो मोदी जी को मुझे लगता है कि हर एक वो व्यक्ति जिसको ये खतरा है कि मेरे बच्चे को संपत्ति कैसे जाएगी, वो सब मोदी जी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत उधर जाता भी था, वो भी इधर आ जाएगा। फिर से चुनाव 80-20 का हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी के बेस्ट वरदान के रूप में राहुल गांधी हैं, मणिशंकर अय्यर हैं और ये सैम पेट्रोडा हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मनीष तिवारी हैं, या मनीष तिवारी थोड़े हल्के प्लेयर हैं, और ये आप दिग्विजय सिंह, ये सब बड़े प्लेयर हैं जो कि हिट करते हैं और हिट विकेट कर देते हैं राहुल गांधी को। ये जो कांग्रेस है, ये अपना जहाज खुद डुबो रही है, या फिर मैं कहूँ कि सरस्वती विराजमान हो जाती हैं और वो सरस्वती विराजमान होकर ऐसे शब्द मुंह से निकलवाती हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी के लिए भी वरदान की तरह सरस्वती सिद्ध होती हैं, लक्ष्मी सिद्ध होती हैं, और अन्नदायिनी, अन्नदाता भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुदरत का खेल है, वरदान के रूप में मोदी जी को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।